Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Good evening and welcome to the Saturday edition of Market Mantra, in which we give you a complete update on the economic news of the day. Today we'll also be taking calls from you, our listeners, on any queries that you may have on business, economic and stock market matters. But do remember that we don't address stock or company specific queries. The numbers to call us on are 2331 4444, 2371 7106 or 23421050. And those of you who would be calling us from outside Delhi, please prefix 011. My name is Rajesh Lake and with me is my co-anchor in Hindi, Harsh Ranjan. नमस्कार, हाजिर हैं मार्केट मंत्र के एक और ताजा अंक के साथ। इस कार्यक्रम में देश विदेश की आर्थिक खबरों का जायजा लेंगे, साथ ही नजर डालेंगे प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय शेयर बाजारों के चढ़ते उतरते ग्राफ पर। आज दिन है शनिवार का और आज के दिन हम अपने श्रोताओं को आमंत्रित करते हैं कि वो अर्थ जगत से संबंधित, शेयर मार्केट से संबंधित कोई भी सवाल हो हमसे सीधे पूछ सकते हैं। 3 टेलीफोन लाइन्स हमने आपके लिए खोले हुए हैं। नंबर्स हैं 23 31 44 44, 23 42 10 50 और 23 717 106। आपके सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं मार्केट एक्सपर्ट शरद कोहली। शरद, आपका बहुत बहुत स्वागत है। वार्म वेलकम शरद। धन्यवाद हर्ष, धन्यवाद राजेश। बहुत हर्ष हो रहा है मुझे आज यहाँ के। धन्यवाद। Naturally, and now let's begin today's edition of Market Mantra with the headlines in English. Chief Economic Advisor V. Anant Nageswaran lauds the estimated 7.2% real GDP growth in 2022-23. On Wall Street, the Dow gained 0.1% ahead of the Federal meeting and inflation data. And Brent crude oil futures fall for the second straight week to end at $74.79 a barrel. मुख्य आर्थिक सलाहकार वी अनंत नागेश्वरन ने साल 2023 के लिए सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी के लिए 7.2% की वृद्धि दर के आकलन पर खुशी जाहिर करते हुए इसे देश की अर्थव्यवस्था के लिए बेहद उत्साहजनक बताया। फेडरल रिजर्व की बैठक से पहले अमेरिकी बाजारों में डाउ जोन्स 0.1% बढ़ा और ब्रेंट क्रूड ऑयल फ्यूचर्स में लगातार दूसरे सप्ताह गिरावट प्रति बैरल $74.79 पर आया। मुख्य आर्थिक सलाहकार डॉक्टर वी अनंत नागेश्वरन ने साल 2022-23 के लिए सकल घरेलू उत्पाद के 7.2% की वृद्धि दर के बढ़ने पर इसके आकलन पर खुशी जाहिर की है और कहा है कि इस आंकड़े की जब अंतिम पुष्टि होगी तब ये और भी ज्यादा होगा। श्री नागेश्वरन ने कोलकाता में भारत चेंबर ऑफ कॉमर्स के एक समारोह में कहा कि 7.2% की वृद्धि दर देश की अर्थव्यवस्था और सरकार के लिए बेहद उत्साहजनक है। उन्होंने कहा कि ये आम लोगों की भागीदारी और प्रयासों से ही संभव हो पाया है। शरद, इस पर हम पिछले सप्ताह चर्चा कर चुके हैं और जाहिर सी बात है कि 7.2% जो कि इसके पिछले साल 9.1% था, उसके ऊपर ये बेहद उत्साहजनक है हमारी देश की इकोनॉमी। बिल्कुल, हमारी इकोनॉमी इस समय बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में सबसे तेज बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था है। 5वीं हम हो चुके हैं और अब तो अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट आई जो ये कहती है कि 2027 तक हम दुनिया की टॉप 3 अर्थव्यवस्थाओं में आ जाएंगे। तो मुझे लग रहा है हर भारतीय को फक्र होना चाहिए। और एक जो जरूरी बात मैं बताना चाहूंगा कि जीडीपी खाली एक नंबर नहीं है, ये नंबर कहीं ना कहीं आपकी जेब में जाकर लैंड करता है। On that note, let's take the first caller online with us. Miss Simran is with us from Delhi. A warm welcome. Please go ahead and ask your question. तो मैं ये पूछना चाहती हूँ कि मैं एक प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉय हूँ, तो अभी इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग का सीजन स्टार्ट होने वाला है, तो उसके लिए मुझे क्या क्या प्रिपरेशन करनी चाहिए? सिमरन, अगर आप एम्प्लॉई हैं तो आपको अपनी कंपनी से फॉर्म 16 जिसमें आपकी सैलरी का पूरा ब्यौरा होता है वो तैयार रखना चाहिए। जो आपने टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट्स करी हैं वो तैयार रखना चाहिए। और 2 जरूरी काम करने चाहिए सभी के लिए हैं। एक 26AS होता है, उसका मैंने नाम दिया हुआ है आमना सामना। आपके अपने टीडीएस से आमना सामना हो जाता है
और एक नई स्टेटमेंट जो बहुत प्रचलन में है, AIS, उसको मैं बोलता हूं आईना, इसे समझिए। उससे आपको जरूर अपने इनकम प्रोफाइल को, अपने टैक्स प्रोफाइल को मैच करना चाहिए। इसके अलावा अपने बैंक अकाउंट के प्रिंट आउट ले लीजिए, स्टेटमेंट उसमें देखिए पिछले 1 साल के, उसमें देखिए कि आपने कोई ऐसा ट्रांजैक्शन किया हो या कोई ऐसी आपको इनकम आई हो छोटी मोटी जिसका आपको ज्ञान ना हो। अपने बैंक अकाउंट के इंटरेस्ट ले लीजिए। तो जितनी भी आपकी इनकम्स हैं और कहीं आपने बड़ा निवेश किया है उसका भी हिसाब, हालांकि मैंने AIS बताया, वो आपको बता देगा। और मान लीजिए AIS में कोई गलत तथ्य बताया गया है तो उसमें एक डिसएग्री का बटन भी होता है, उसको लीजिए सिमरन और अपने रिटर्न फाइल करिए। आपके लिए फॉर्म 1 50 लाख तक जिनकी इनकम है उनके लिए ITR 1 एप्लीकेबल है। तो आप अगर उससे ऊपर कमाती हैं तो आप फॉर्म 2 पर जा सकती हैं, वरना आप ITR 1 का सहारा ले सकते हैं। What about credit card statements? क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट्स, ये भी आपके जो AIS, मैंने द वन आई रेफर्ड टू राजेश अबाउट द AIS, सो इफ यू डन एनी मेजर स्पेंडिंग्स ऑन क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट देन दैट वुड बी रिफ्लेक्टेड इन AIS. AIS is a very magical statement and people are wondering where on earth did they come to know about my transactions which are so private to me, and sometimes you forget them, but AIS remembers. It collates data from the SFTs which various organizations file. There are 15 organizations who report our transactions to the income tax on a regular और basis. ये AIS और AS हमें क्या अपने बैंक के वेबसाइट पे मिल जाएगा? नहीं, AIS तो आपको आपके पोर्टल पे मिलेगा। और अब तो AIS का ऐप भी आ गया, आयकर विभाग ने इसका ऐप निकाला है। आप ऐप डाउनलोड करिए और आप उसको समय समय पर देखते रहिए कि आपने कोई ऐसा ट्रांजैक्शन किया हो। कई बार हम करके भूल भी जाते हैं, जरूरी नहीं कि हमारे मन में कोई छुपाने के लिए शरारत हो, हम भूल भी जाते हैं, तो वो आपको याद दिला देता है। उससे आपका प्रोफाइल मैच, तो मैं समझता हूं कि सिमरन के बहाने आज बहुत सारे टैक्स पेयर्स को एक ब्रॉड गाइडेंस मिल गया होगा, खासकर जो नौकरी पेशा में है। और इसके अलावा मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले कुछ हफ्तों में, मुझे लग रहा है क्योंकि इनकम टैक्स का सीजन चल रहा है, डेट चल रहा है, और सवाल इस पे आ सकते हैं। बिल्कुल, और ये चेकलिस्ट बहुत ही काम आएगा उनके। राजीव हमारे अगले कॉलर फरीदाबाद से। राजीव, आप सवाल पूछ सकते हैं। हेलो, नमस्कार जी। नमस्कार सर, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि सर जी नमस्कार। नमस्कार राजीव जी। सर, ये अपना गोल्ड का 60,000 के आसपास चल रहा है, क्या गोल्ड पीछे आने के चांस लगते हैं या कितने आगे तक जा सकता है? दूसरा सवाल, क्या 2000 के नोट के बाद गवर्नमेंट क्या छोटे नोट बढ़ाएगी या इससे बड़ा भी नोट ला सकती है? और तीसरा सवाल ये पूछना है मेरे को कि शेयर, अभी हम 2 पे ही रखते हैं। राजीव जी 2 ही रखिए, बहुत सारे लोग क्यू में हैं। आपने पूछा गोल्ड, अभी बिल्कुल आपने ठीक कहा, 60,000 के आसपास घूम रहा है, थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे होता रहता है। मुझे बहुत ज्यादा नीचे जाने का, देखिए गोल्ड पर अनुमान लगाना कठिन होता है, पर मैं आपको लंबी अवधि का जरूर बड़े यकीन के साथ बता सकता हूं कि मैं अक्सर बोलता हूं कि सोने के साथ सोना है। और सोने से मेरा मतलब होता है कि आप उसको लेके भूल जाइए, बहुत जल्दी जल्दी उसमें ट्रेड मत करिए, उसको लंबी अवधि के लिए रखिए, तो गोल्ड आपको अच्छी रिटर्न देगा। नीचे आप खरीद सकते हैं, अब तो ETFs हैं, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स का भी आगे इशू आएगा, उसमें आप सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट की तरह ले सकते हैं। दूसरा, आपने 2000 का नोट, मुझे नहीं लग रहा है कि 2000 से बड़ा नोट आने की कोई उम्मीद है। हम तो कैशलेस की तरफ बढ़ रहे हैं, हम डिजिटल इकोनॉमी की तरफ बढ़े हैं। आज ही आंकड़ा आया कि करीब करीब 9 करोड़ ट्रांजैक्शंस हुए हैं डिजिटल उससे, और भारतीय इकोनॉमी का $1 ट्रिलियन अब डिजिटल उससे आएगा। 14 लाख करोड़ का कुछ आंकड़ा था, 15 लाख करोड़ प्रति माह ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं। तो इसलिए मुझे नहीं लगता राजीव जी के 2000 के नोट से बड़ा कोई नोट आएगा। और अगर अर्थव्यवस्था में पैसे की कमी होती है तो उसका RBI उसको मॉनिटर करता है, और अगर कहीं कमी नजर आई तो बाकायदा पैसे निकाले जाएंगे और आपकी जेब तक भी जरूर पहुंचेंगे। आप बिल्कुल चिंता नहीं करें, आपको कोई पैसे की कमी नहीं होने वाली। अगर कोई कैश कभी आपको कम दिखे तो आप इलेक्ट्रॉनिक माध्यम का प्रयोग करें। We have 2 callers online with us, one from Delhi and the other from Bengaluru. First, we go to Bengaluru and say hello to N.R. Prasad. A warm welcome. Please ask your query. Good evening, Mr. Kohli. This is N.R. Prasad from Bangalore. Good evening, Mr. Prasad. 2 questions. Yeah. The first question is, the large cap is doing very well. Yeah. In fact, it is almost 20% more than what it was 2 years back. Yeah. My question is, should we hold or can we book the profit right now? Okay. In the month of June? All right. Or probably it might go further up, but there is no end to this thing. Yeah. Tell me whether it is thing. My second question is, the core sector not doing that well. Yeah. It is, the output is almost very low, 6 months low at 3.5% of April. Would it revive or can we book the profit for the existing level itself? Mr. Prasad, your question relates because when we talk of large cap, we talk of the market trend as well. So I think the market is at a point where it is on the verge of, it can break the highest Nifty
18,887 was the all-time record. It is at a point where it can break that threshold also. It is at a point from where it can also go down. There are a lot of factors. We've got a very important American Fed meeting, which is going to happen soon. American inflation data is going to come soon. These are the factors which will directly impact the world markets, not just Indian markets. As far as Indian economy is concerned, Mr. Prasad, which also encompasses your second part of the question, which is the core sector. Yes, you're right, core sector has been slightly sluggish in the past, but then what I feel is with the government putting so much thrust on infrastructure development and with the private sector also moving now, so I do feel that core sector in the long run is going to do well. You might see these short-term hiccups coming here and there, but if you're a long-term investor, Mr. Prasad, I think core sector should be a very good bet, because I mostly speak on long-term, because short-term, market is driven by a lot of whims and fancies of speculation. So I normally reserve my opinion because, traders and investors can burn their fingers either way. It's very hard to predict because there are technicals. There are so many issues which are involved. But long-term trend, Mr. Prasad, I think you can buy on dips. And one more advice before I move on to the next caller, that you must invest in smaller quantities in the form of an SIP. When I say SIP, I do not necessarily mean the mutual fund SIPs. You can go for that as well. But what I mean is a systematic investment plan where you can invest on weekly, fortnightly, monthly basis, quarterly basis, small amounts. Every time the market dips, just keep picking and collecting, and I'm sure you'll end up in good profits in the long term, Mr. Prasad. जे सलूजा दिल्ली से हमारे रेगुलर लिसनर हैं। सलूजा साहब, आप सवाल पूछ सकते हैं। Good evening to Sharad ji and the entire market. Good evening, Saluja sahab. My question is that on 29th of March, a puttier company demerged itself in the ratio of 1:1 in another entity, and consequently the share price was dropped from 250 to 35. Now the problem is that already 3 months have passed, but the merged identity, that stocks have not come into into the demat. So my question is there any rule of SEBI that how much time it should take in coming, and why so much red tape? Thank you, sir. I couldn't get the first part, Rajesh, of the question. That what exactly is the question? I mean, it demerged, and then I think the company's demerged, and you want, I think probably you want to know that it's not listed yet or something, because you are asking about SEBI rules, because some of your words, Mr. Saluja, were not very clear in your phone line. But never mind, I can tell you that yes, there are timelines which are set for merger and demerger. Every time two companies merge or they demerge, maybe you're referring to the famous merger which is going to happen. I don't know which merger you're referring to. We don't name companies here. But yes, there are timelines. When you submit your merger proposal to SEBI, you have to adhere to the timelines, and once that timeline is complete, it takes a while for the share to be listed at the new price, or a merged or a demerged entity. I am extremely sorry, Mr. Saluja. Perhaps you could call us again. Yeah, some of your words were not clear, so I couldn't very pinpointedly listen to that, but I broadly answered. In case you are not satisfied, please feel free to call again. From Noida, we are joined by SPS Jain. A warm welcome. Mr. Jain, please go ahead and ask your question. जी नमस्कार जी। अभी न्यूज आई थी कि 2000 के नोट करीब 50% वापस आ चुके हैं, करेंसी नोट जी, और अभी वापस आने के लिए 30 सितंबर तक तारीख है जी। मान लिया एक थ्योरेटिकल सिचुएशन है कि कुल मिला के 80% या 75% नोट ही वापस आते हैं जी। कई वजह हो सकती है इसकी जी। तो क्या जो 20% अमाउंट है वो सरकार की आमदनी मानी जाएगी और उनके अगेंस्ट 500 रुपए के नए नोट जारी किए जा सकते हैं, या कुछ इसमें से डिस्काउंट करके ये मान के कि कुछ जाली नोट हैं उनको रिड्यूस करके बाकी। जी जैन साहब, समझ आ गया आपका सवाल। जैन साहब, अगर पूरे मान लीजिए वापस नहीं आते, और कुछ ना कुछ तो हमेशा, पिछली बार भी जब 2016 में हुआ था, जब नोट वापस मंगाए गए थे, कुछ ना कुछ हो सकता है कि नहीं आए। और मुझे तो अभी पीछे एक सज्जन मिले अभी 3 दिन पहले, उन्होंने कहा कि उनकी माताजी अब इस दुनिया में नहीं है, और उन्होंने कहा कि उनको चाबी नहीं मिल रही थी, इतने वर्षों बाद उनको चाबी मिली। उन्होंने खोला तो वहां 1000 और 500 के काफी नोट पड़े हुए मिले। तो अब ऐसे में तो उन्होंने मेरे से पूछा क्या हो सकता है, तो अब तो कुछ नहीं हो सकता। तो अब ये नोट नेचुरली सिस्टम में वापस नहीं गए होंगे। तो अगर वापस नहीं आते हैं जैन साहब, तो इस समय करेंसी इन सर्कुलेशन CIC जो बोलते हैं वो करीब 34-35 लाख करोड़ के बीच में है, और मात्र 10% ये 2000 के नोट थे, 10.8% के आसपास, जिसमें से भी आधे वापस आ गए। और अभी तो 30 सितंबर तक का बहुत समय नहीं आते, तो कोई इतनी विशेष चिंता की बात नहीं है। जैन साहब, अभी आपसे पहले एक कॉलर पूछ रहे थे
मैं उनको यही बता रहा था, हम लोग डिजिटल मनी की तरफ, और मैं आज श्रोताओं को जानकारी देना चाहूंगा निजी अपने बारे में, क्योंकि इनके सवाल से संबंधित है कि मेरे फोन में, आज रेडियो पे आप देख नहीं सकते, मेरे फोन में मैं देश के सबसे पहले CBDC इस्तेमाल करने वालों में से हो गया हूं, और मुझे वहां पर नोट भी दूसरे तरीके के हैं जो ई-रूपी फॉर्म में दिखते हैं। मैं चाहूंगा कि आकाशवाणी और डिजिटल मुद्रा की बात, हाँ, मैं चाहूंगा कि आकाशवाणी इसके ऊपर अलग से शो करे वो नोट कैसे दिखते हैं और उस पे कैसे दिखता है। मैं हर्ष और राजेश को तो अभी दिखाऊंगा शो के बाद। तो हम इलेक्ट्रॉनिक रुपये की तरफ बढ़ रहे हैं, हम डिजिटल मनी की तरफ बढ़ रहे हैं। तो जैन साहब, अगर थोड़ी बहुत कमी भी रह जाती है तो या तो RBI आपने जैसा कहा 500 रुपए के नोट डाल के उसकी भरपाई कर सकता है या बाकी करेंसी, पर अगर नहीं भी करता है, मुझे इसमें कोई जैन साहब विशेष समस्या आती हुई नहीं दिखती है। पर अभी वेट करते हैं, देखते हैं कितने वापस आते हैं। जो नहीं वापस आते हैं फिर उसके बारे में चर्चा करेंगे, कहां गए, उस मिस्ट्री को हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। जी। A warm welcome to Monish from Mumbai. Please go ahead and ask your question. जी, गुड इवनिंग टू एवरीवन। Good evening. जी, आपने मेरे सवाल का आधा जवाब तो अभी दे दिया। मुझे ये पूछना था कि CBDC जो है, क्रिप्टो बेस्ड डिजिटल करेंसी, वो रिटेल इन्वेस्ट मतलब नॉर्मल। थैंक यू। मनीष, वो क्रिप्टो बेस नहीं है, उसका नाम है सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। क्रिप्टो उसमें मत मिलाइए, क्रिप्टो तो कुछ और है, और क्रिप्टो का तो हम लोग थोड़ा चर्चा बहुत विस्तार से नहीं करते हैं क्योंकि भारत सरकार से अभी उसे मान्यता प्राप्त नहीं है। बिल्कुल रिटेल इन्वेस्टर, रिटेल लोगों के लिए मैं आपको प्रोसेस बता देता हूं। आपका जो कुछ बैंक्स को ऑथराइज किया गया शुरू में इसको इशू करने के लिए, देखिए नोट आपकी जेब में आते हैं तो कहीं ना कहीं से आते हैं ना, तो अगर आपके बैंक के पास ये सुविधा है, आप ऑनलाइन जाके देखिए, उसमें बैंकों की लिस्ट है। आप बैंक से बोलिए कि मुझे ई-रुपीज चाहिए, आप अपने बैंक अकाउंट में से उस ऐप को डाउनलोड करने के बाद आप जितने भी पैसे विड्रॉ करना चाहेंगे, जैसे आप बैंक में से कैश निकलवाते हैं, उसी तरह आपके वो ऐप में आ जाएंगे। बाकायदा नोट होंगे 50 का, 100 का, 500 का, और आप उसको किसी को भेजना हो तो जिसके पास ये है उसको भेज सकते हैं, जिसे लेना उसे ले सकते हैं। और एक मजेदार बात यह, आप बैंक में वापस जमा कराना चाहते हैं, जैसे आप कैश को ATM में जाके जमा कराते हैं, वो वापस जमा भी हो जाता है। और बड़ा ही मजेदार चीज है, नई चीज है। और वहां मैंने देखे कि जो जैसा मैं बता रहा था कि नोटों की शक्ल भी और तरीके की है, और उसमें बाकायदा RBI सीरियल नंबर है, RBI ने आई प्रॉमिस टू पे वगैरह जो लिखा होता है वो सब भी लिखा हुआ है। बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है मोनीश, आप करिए तो हम और आप 1-1 रुपए का लेन देन करेंगे ना, उसमें मैंने तो ले रखा है। जी, वी आर वेरी कीन टू सी शरद। या प्रकाश दिल्ली से हमारे साथ जुड़े हुए। प्रकाश, अपना सवाल पूछ लें प्लीज। नमस्कार मार्केट मंत्रा टीम को, और शरद जी को भी नमस्कार। नमस्कार प्रकाश जी। मेरा ये प्रश्न है कि मेरे पास कुछ फिजिकल फॉर्म के शेयर अभी तक पड़े हुए हैं, ओहो, वो अभी भी डीमैट में हो सकते हैं? मेरे को रह गए थे कुछ, और पहले कुछ कंपनियां डूब गई थी, फिर वो शायद फिर रिवाइव हो गई हैं जी, तो क्या मैं उनको फिर अब डीमैट में कन्वर्ट करवा सकता हूँ? जी मेरा जी प्रकाश जी, ऑल इज नॉट लॉस्ट एक अंग्रेजी में कहावत होती है जी, आप करा सकते हैं। आपको करना यह है कि जो कंपनी है उसके आप जो रजिस्ट्रार होता है, मतलब जो शेयर रजिस्ट्री डिपार्टमेंट होता है उस कंपनी का, उसको आप संपर्क करें और वो आपकी अवश्य मदद करेंगे, क्योंकि सीधा डीमैट अब इसको आप ऐसे अपने डीमैट अकाउंट में तो ऐसे नहीं ले जा पाएंगे। आपको कंपनी के जो शेयर रजिस्ट्री ऑफिस है उनसे संपर्क करें। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपके ये खोए हुए पैसे, ये दबे हुए पैसे वैल्यू आप अनलॉक करेंगे। जब हो जाए हमें एक बार इत्तला जरूर दीजिएगा उसकी। जी, योगेश हमारे अगले कॉलर होंगे। योगेश, आप सवाल पूछ सकते हैं। शरद जी को नमस्कार। नमस्कार योगेश जी। पूरी टीम को नमस्कार। सर, मेरा सवाल ये है कि ई-रुपी की आपने बात करी थी, हमारा सवाल इसी से रिलेटेड था जी। ई-रुपी को हम प्रचलन में ला रहे हैं, लेकिन यूपीआई की रहते हुए ई-रुपी की हमें क्या जरूरत है, और क्या ये यूपीआई से किस तरीके से बेहतर है? बहुत अच्छा सवाल है योगेश जी। बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं क्योंकि इसकी भी ऐप है, उसकी भी ऐप है, और वॉलेट्स की भी ऐप होती है, यूपीआई, गूगल पे, फोन पे वगैरह वगैरह जितनी है, तो क्या फर्क है? देखिए योगेश, मैं आपको बेसिक फर्क बता देता हूं, वैसे तो इसमें बहुत वक्त लगेगा समझाने में, पर ये समझिए कि आपकी जेब में, अभी आपके जेब में पर्स होगा, वॉलेट होगा, उसमें जो आपने कैश रखा हुआ है, एक ऐसी सिचुएशन लीजिए कि ये पेपर फॉर्म में नहीं हो, ये नोट फॉर्म में नहीं है। जो आप यूपीआई यूज करते हैं, आप क्या करते हैं कि अपने बैंक अकाउंट से किसी और के बैंक अकाउंट में आप पेमेंट करते हैं, तो आप बैंक में पड़ा हुआ पैसा यूज कर रहे हैं। ये वही फर्क है जो आपकी जेब में कैश और जब आप बैंक से ट्रांजैक्शन करते हैं, एग्जैक्टली यही फर्क ई-रुपी और आपके यूपीआई में है। ये बिल्कुल कैश है, ये नोट है बाकायदा, 2 रुपए का, 10 रुपए का, 20 रुपए का, 50 रुपए का, 100 रुपए का, 500 रुपए का, 200 रुपए का बाकायदा नोट है, साइन किए हुए आरबीआई के। ये पेपर नोट की जगह योगेश ये लेने वाला है, तो मैं उम्मीद करता हूं फर्क समझ आ गया। इस पर हम चर्चा निरंतर करते रहेंगे और फर्क में बताता रहूंगा। और भी कॉलर्स हैं, तो मैं थोड़ा सा अपने उत्तर को संक्षिप्त रख रहा हूं। Hasmukh from Mumbai is with us. Hasmukh, we welcome you.
गुड इवनिंग मार्केट मंत्रा। गुड इवनिंग। मेरे दो प्रश्न हैं जी। एक तो जो फेड का डिसीजन आपके हिसाब से क्या होगा, और नंबर 2 ये जो अपने जो इंडियन स्टॉक एक्सचेंज में जो मंथली एक्सपायरी होती है या वीकली एक्सपायरी होती है बैंक निफ्टी की और निफ्टी की जी, तो पहले एक ही दिन गुरुवार को होती थी, अब गुरुवार शुक्रवार कर दिया है, इसके पीछे का रैशनल क्या है? देखिए हसमुख जी, पहले मैं दूसरे का सवाल उत्तर देता हूं। पहले वाले का मुझे राजेश और हर्ष की हेल्प लेनी पड़ेगी, क्या शब्द वो इस्तेमाल कर रहे थे। दूसरा देखिए, जहां बिल्कुल जुलाई से ये निर्णय लिया गया है कि अभी एक्सपायरी शुक्रवार को हुआ करेगी, जो मंथली एक्सपायरी होती है जो डेरिवेटिव्स पे होती है वो भी अब आखिरी शुक्रवार महीने की हुआ करेगी, और जो वीकली एक्सपायरी है वो भी शुक्रवार को हुआ करेगी। उसका लॉजिक ये हो सकता है कि आप जब बृहस्पतिवार को एंड करते हैं तो उसके बाद शुक्रवार से एक नया सीरीज शुरू हो जाता है, तो उसके बाद फिर एकदम वीकेंड आ जाता है। तो शायद वो जो एक बीच में सैंडविच्ड वर्किंग डे है, मतलब एक्सपायरी के बीच में और छुट्टी के बीच में, उसको समाप्त करने के लिए कि शुक्रवार को आप आराम से एक्सपायरी करें, जो होना है जो स्क्वायर अप करना है उसको करें, वीकेंड पे आप चैन से सोएं और मंडे से आप उसको फ्रेश स्टार्ट करें। क्योंकि वो थर्सडे बड़ा अजीब सा लगता था कि थर्सडे को खत्म हुआ, ऐसा लगता था कि स्टॉक मार्केट का डेरिवेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से हफ्ता थर्सडे खत्म हो गया, और फ्राइडे को ऐसा महसूस होता था कि आज मंडे है। तो मुझे लग रहा है इस अनॉमली को खत्म करने के लिए और उसको सिंप्लीफाई करने के लिए, वीकेंड पे रेस्ट करने के लिए और मंडे से फ्रेश स्टार्ट करने के लिए, बजाय फ्राइडे से फ्रेश स्टार्ट हो मंडे से फ्रेश स्टार्ट हो, इस वजह से हंसमुख जी किया गया। बिल्कुल निफ्टी की एक्सपायरी और बैंक निफ्टी की एक्सपायरी हर थर्सडे को होती है अभी फिलहाल, और जो डेरिवेटिव्स की स्टॉक्स की एक्सपायरी है वो आखिरी बृहस्पतिवार को होती है। ये सब अब शुक्रवार को जुलाई से शिफ्ट होने वाला है। And the other question was expectations from the Federal Reserve's policy meeting. I think Federal Reserve right now, there's a 50-50 division on the fact that it's going to pause, and another 50% say that inflation in America is right now not well under control. So there's another school of thought says that probably 25 basis point is what. So I think we are playing between the two schools of thought. Let's hope it pauses and the market goes balle balle thereafter. But then if there is this 25%, I think market may again take some hiccups from here on. Sanjeev from Delhi and Jay Kumar from Ghaziabad stay with us as we tell you that on the Wall Street, key indices ended marginally higher yesterday as a Tesla rally failed to galvanize the broader market on the eve of the Federal Reserve's policy meeting and inflation data next week. Tesla Inc. shares climbed over 4%, clinching their longest winning streak since January 2021 after General Motors agreed to use the company's supercharger network. GM shares rose over 1%. So the Dow Jones Industrial Average rose 43 points or 0.1% to 33,877, and the S&P 500 gained 5 points or 0.1% to end at 4,299. And the Nasdaq Composite added 21 points or 0.2% to close at 13,259. Meanwhile, consumer price data on Tuesday will help shape expectations around further moves by the Fed, with traders already pricing in a 50% chance of another 25 basis point rate hike in July. And crude oil prices posted a second straight weekly decline during the last week as disappointing Chinese data added to doubts about demand growth after Saudi Arabia's weekend decision to cut output. So the Brent crude futures fell, ending the week at $74.79 a barrel, declining 1.6% during the week. The U.S. crude closed the week at $70.17 a barrel, slipping 2% in the past week. संजीव हमारे अगले कॉलर हैं। संजीव जी, स्वागत है आपका। सवाल पूछ सकते हैं शरद जी से आप। नमस्कार साहब, हमारा क्वेश्चन ये है, अंडरस्टैंडिंग चाहिए कि जो रशिया से ऑयल हमारा इंपोर्ट होता है वो पैसा अभी इंडियन बैंकिंग में ही है। ये कुछ दिन पहले खबर थी कि ये फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर कुछ एक कंपनियां इनकी रजिस्टर्ड हुई हैं जिनका पैसा इंडिया में है। हमारी एक्साइटमेंट है ये है कि ये पैसा कब तक ये इक्विटी और म्यूचुअल फंड में आएगा? क्या गवर्नमेंट की रिस्ट्रिक्शन थी इनके ऊपर कि ये पैसा इन्वेस्ट नहीं कर सकते इन फॉर्म ऑफ इक्विटी और म्यूचुअल फंड इक्विटी हमारी शेयर मार्केट में? प्लीज। देखिए संजीव, जब भी एफपीआईज भारत में आते हैं तो आपको मैं जानकारी दे दूं, उनको एक रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि कहीं से कोई भी पैसा सीधा स्टॉक मार्केट में लैंड कर जाता है।
उसमें आपको सेबी में रजिस्टर कराना पड़ता है अपने पैसे का बकायदा ब्यौरा का मेरा मतलब है कि आपको पूरा उसको जिससे कि उसकी ट्रेल हो सके। तो अभी हो सकता है कि इनको जो आपने पूछा अभी इनको परमिशन नहीं मिली होगी किसी कारणवश, और कुछ उस पर स्क्रूटनी चल रही होगी, या कुछ जो जिनसे मान्यता मिलती है, अप्रूवल मिलता है, उस प्रोसेस में थोड़ा सा विलंब होगा। अब ये दूसरा एफपीआई इसका प्रेफरेंस भी होता है, कई बार वो खुद भी होल्ड कर लेते हैं कि अभी समय उचित नहीं है। जैसे मार्केट ने पिछले 2 साल का लें हम तो 15,200 से लेके अब 18,700 के करीब टच कर गई थी, तो मार्केट ने ये काफी 2-2.5 पॉइंट की छलांग लगाई है। मैं निफ्टी की बात कर रहा हूं। तो कई दफे वो वेट भी करते हैं कि अभी मार्केट थोड़ा नीचे आ जाए उसके बाद हम निवेश करें, तो ये दोनों में से एक कारण हो सकता है। जय कुमार हमारे अगले कॉलर होंगे गाजियाबाद से। जय कुमार जी जल्दी से सवाल पूछ लें, अब समय कम बचा है। हाँ जी, मार्केट मंत्र टीम को मेरा नमस्कार, कुमली जी को विशेष नमस्कार। नमस्कार जी। कुमली जी ने मेरे का क्वेश्चन का आधा आंसर दिया था जी, और ऐसा है कि पैन कार्ड और आधार कार्ड में जो डिफरेंस है डेट ऑफ बर्थ का जी, तो अब वो जो है डेट ऑफ बर्थ के लिए प्रूफ मांग रहे हैं, लेकिन प्रूफ की कोई है नहीं हमारे पास। अच्छा जय कुमार जी, चलिए मैं बाकी का आधा आज दे देता हूं। मुझे मैं खुशी है कि आपने बाकी का आधा भी पूछा। देखिए अब डेट ऑफ बर्थ अगर आपके पास नहीं है तो मैं आपको सलाह दूंगा कि नगर पालिका में आप जाकर और वहां पर आप अपना आधार और पैन दिखाएं। कोई डॉक्यूमेंट आपके पास पड़ा होगा, 10वीं का 12वीं का सर्टिफिकेट पड़ा होगा, कुछ ना कुछ आपके पास ऐसा जरूर होगा। नहीं तो जहां आपका जन्म हुआ था, अगर आप उस अस्पताल से या उस नर्सिंग होम से सरकारी या प्राइवेट जो भी है वहां संपर्क करें, उनके पास हमेशा बर्थ रिकॉर्ड्स होते हैं जिन बच्चों का वहां जन्म हुआ होता है। नहीं तो आप नगर पालिका से संपर्क करें और आपको वो इसका प्रोसेस बताएंगे कि अखबार में लेके कि कौन सा आपका बर्थ। आपको मुझे याद है कि आपने कहा था कि पैन कार्ड में डिफरेंट डेट ऑफ बर्थ है, आधार में डिफरेंट डेट ऑफ बर्थ है, तो सही तो आपको मालूम ही है। तो आप आपसे एक एफिडेविट लेंगे नगर पालिका में और उसको सत्यापित करके और आपको वो इशू कर दिया जाएगा। आप नगर पालिका एक बार मेरे कहने से जय कुमार जी जाएं और हमें फिर बताइएगा कि क्या उसका आउटकम निकला। बिल्कुल। और आज के अब आखिरी कॉलर होंगे कवि, बड़ौदा से हैं हमारे पास। कवि जी स्वागत है आपका मार्केट मंत्रा में, सवाल पूछ लें। Sir, good evening. I hope you all are fine, including Mr. Kohli, sir. All good, thank you. So actually, if someone chooses a stock by just looking into the promoter holding, mutual fund holding, and FIA's holding, okay, how wise this decision is? Means instead of though we have various factors to see, but the main factors what I feel. I got your question, Kavi. You see, Kavi, that is one of the criteria. You're right that how much is the promoter's holding, how much is the mutual fund holding, or we call it as institutional holding. Well, that is one of the criteria, but when we do fundamental analysis, we look at a lot of factors. We look at this factor which you mentioned. We look at the book value of the share. We look at the PE. We look at the prospects of the company. We look at the prospects of the stock individually as well. We look at the prospect of the sector as well. We look at the situation. We look at the market sentiment. We look at how the stock has performed. We look at the profitability of the company. We look at how much dividend has been given. How's been stock progressing all these years. So it's a comprehensive study, Kavi, of a lot of factors. All this is called fundamental analysis, and we do a detailed fundamental analysis, then take a decision. Simply one criteria of any of the things that I've mentioned will not be sufficient to take a decision on the stock, whether you should invest or not. Sure. Very quickly, you mentioned that you are expecting status quo in the U.S., whereas traders are already factoring in 50%. No, I'm swinging like a pendulum, Rajesh, to be very honest, because there are two contradictory views coming from the U.S. from some of the state Fed governors, the regional governors. Some are saying that they should pause. Some are saying that there are 25. So I think I'm swinging like a pendulum. आज के मार्केट मंत्रा में इतना ही। शरद अबाय, आपने बातचीत की, सवालों का जवाब दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद, थैंक यू। और श्रोताओं को भी कॉल करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। Thank you, Sharad, for being with us. And before we close the headlines once again, Chief Economic Advisor lauds the estimated 7.2% real GDP growth in 2022-23. On Wall Street, the Dow gains 0.1% ahead of the Federal meeting and inflation data, and Brent crude oil futures fall for the second straight week. That's all we have in this edition of Market Mantra. Till tomorrow, goodbye. Namaskar. Market Mantra. Market Mantra.